हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑल अबाउट टेस्ट। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं टेस्ट देने से पहले क्या क्या चीज़ें किया करती थी, मैं किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करती थी, जो टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस कैसे करती थी। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं अपनी एक मिस्टेक को भी आप सभी लोगों के सामने एड्रेस करना चाहूँगी, जो कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में करी थी। कि मैं सोचती थी जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगी। मैं सोचती थी कि जब तक मैंने अपना सिलेबस 5-6 बार कवर ना कर लिया हो, या सारे टॉपिक्स मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हों, मेरे पास हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ना हो, मतलब जब तक सब कुछ सही ना हो तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगी। तो लास्ट के 30 या लास्ट के 20 डेज में मैं सब कुछ छोड़ देती थी कि नीट से 1 महीना पहले टेस्ट दे दूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लास्ट के मंथ में जब मैं टेस्ट दिया करती थी तो मुझे पता चलता था कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही हूँ। मैं सिली मिस्टेक्स करी हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक करी हूँ, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक हैं। लास्ट के मंथ में अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि मैं क्या क्या चीज़ें ठीक करूँ। खुद सोची कि अगर मैं 4-5 महीने पहले ही टेस्ट देना शुरू कर देती और उनको एनालाइज कर लेती, मुझे पता चल जाता कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है और मैं उस पर 4 महीने तक वर्क करती, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलता कि लास्ट के महीने में वर्क करने पर बेनिफिट मिलता। इसका आंसर आपके पास खुद है। टेस्ट से कभी मत भागना, भले ही कितने कम मार्क्स आ रहे हो, फेस करिए। जब तक आप खुद में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे ना, आपका रिजल्ट भी इंप्रूव नहीं होगा। तो अब मैं आपके साथ वीडियो का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करती हूँ, जो कि है व्हाट आई यूज्ड टू डू बिफोर अ मॉक टेस्ट। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो करती थी वो है नोट डाउन कर लेती थी कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, चाहे मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रही हूँ, चाहे मैं पार्ट टेस्ट दे रही हूँ, और फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जिनको लेकर के मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं सिली मिस्टेक्स करती हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको मैंने कभी भी टच भी नहीं किया है, कवर भी नहीं किया है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि वो गलत ही हो जाएगा। 4 to 5 आवर्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए पर डे, अगर आपके पास एक वीक है एग्जाम के लिए। तो उसमें से मैं 1 घंटा तो ज़रूर देती थी अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को। उसके मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी और कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज करके जाती थी। उससे ज़्यादा टाइम मैं उसको नहीं देती थी, क्योंकि मैं उस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंट हूँ। सेकंड, जो मेरे 2 to 3 आवर्स है, मैं वो उन चैप्टर्स को देती थी जिनमें मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करती हूँ, जो पढ़े हैं बट कम कॉन्फिडेंस है। तो एटलीस्ट मेरा एक मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उनको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको उन चीज़ों को भी कवर करना है जो टॉपिक कभी भी कवर नहीं करे। वो आपको पता है कि एक वीक में सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 10 में से 2 या 3 टॉपिक्स तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट से पहले मैं हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा करती थी। तो सबसे पहले बायो। तो बायो में मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ती थी, उसके अलावा कोई और ऐसी बुक नहीं थी जो मैं पढ़ के जाती थी टेस्ट से पहले। और कोशिश करती थी कि जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं लगभग मैं सबकी एनसीईआरटी को एक ना एक बार तो ज़रूर पढ़ लूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि या तो डायरेक्ट लाइन उठ करके आ जाती है, या उसके डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अराउंड ही आती है। तो अगर मैं बुक पढ़ के जाऊंगी तो मेरे दिमाग में आंसर्स जल्दी क्लिक हो पाएंगे। मैंने अपनी बायो वाली वीडियो में भी एक डायरी दिखाई थी आपको, छोटी सी, जिसमें मैंने अपने वीक टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स लिखे थे जो कि मैं भूल जाती हूँ या जिनमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उन टॉपिक्स को मैं ज़रूर से पढ़ के जाती थी। उसके बाद केमिस्ट्री हो गई। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करके जाती थी। और अगर मुझसे तुरंत रीडिंग नहीं हो पा रही है या टाइम नहीं बच रहा है, तो जो मेरे नोट्स हैं मैं उनको रेफर कर लिया करती थी। बट मैं ज़्यादातर रीडिंग पे फोकस करती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पहले तो नॉर्मल ट्रेंड्स पढ़ती थी, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बढ़ रही है, घट रही है, और उसी के साथ साथ क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो भी मैं तुरंत लगे हाथ पढ़ लेती थी, क्योंकि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक में बहुत एक्सेप्शंस हैं, तो उनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छोटी सी टिप है कि आप जीओसी ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जैसे कि आपके जो 12th के चैप्टर्स हैं जितने भी, जैसे अल्कोहल, फिनॉल ईथर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चैप्टर्स हैं, इनमें जीओसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मान लीजिए आपने अपने मेन चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हुए हैं, तो अगर आप जीओसी पढ़ के भी जा रहे हैं ना, तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे लॉजिक लगा करके ही सॉल्व कर लेंगे। तो जीओसी हर बार पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, आपको पता है कि नेम्ड रिएक्शन के रिएजेंट्स या उसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आपको मैकेनिज्म्स आती है ना, तो आप तो मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म, जीओसी और नेम्ड रिएक्शन में ज़्यादातर फोकस करिएगा। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो नोट्स हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो और भी अच्छा है। आप बस सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला देख के चले जाइए और मिक्स क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। फिजिक्स में मेरे पास बहुत बड़े बड़े नोट्स थे, तो वो पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता था, तो मैंने अपनी खुद से फॉर्मूला शीट बनाई हुई थी।
तो मैं सारे फॉर्मूला रिवाइज करके जाती थी, एक रफ पेज में सारे फॉर्मूला खुद से बार बार लिखती थी, क्योंकि एटलीस्ट जो मेरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वो तो गलत ना हो, वो तो टाइम ना लें, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपने कोई मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई है या फिर अपने ही नोट्स वाली नोटबुक में आपने मार्क किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, तो वो रिवाइज करके जाया करती थी। इवन इफ मेरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 60-70% भी कंप्लीट होता था ना, तब भी मैं उसको कॉन्फिडेंस से देती थी कि एटलीस्ट जितना आता है क्या मैं उतना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको इसी अप्रोच से जाना है। एक और चीज़, एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश करिए कि आप कोई नया टॉपिक बिल्कुल मत टच करिए, बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स मत करिए जो बहुत डिफिकल्ट होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा है कि प्लीज़ एग्जाम से पहले अपनी नींद पूरी करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 घंटे सो रहे हैं एग्जाम से पहले। क्या होगा, आपको लगेगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं रात भर, है ना। 2 घंटे की नींद पूरी करके आप एग्जाम तो लिख देंगे, बट आप अपनी फुल एफिशिएंसी से नहीं वर्क कर पाएंगे। दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत भी है। उसके बाद है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टेस्ट से पहले बहुत हैवी मील लेके मत जाइएगा। हम अगर इतना सारा खाना खा लेंगे ना, तो फिर टेस्ट देने पे नींद आती है। और ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली फेस करी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने घर में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट से पहले, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कम स्पेस में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम पेपर है आपको उसी में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत कम स्पेस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं कोशिश करती थी कि टेस्ट से पहले करके जाऊं। और एक और चीज़, जैसे कि हम सबको पता है कि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या उससे किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर सकती हूँ, जो कि है एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। इस बुक में आपको एनसीईआरटी रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कि हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर के माइंड मैप्स, समरी और निमोनिक्स, और उसी के साथ हर एनसीईआरटी के पैराग्राफ से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस, हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस, बैग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और इन सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन। और नीट में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक में आपको सॉल्व पेपर से लेकर के सैम्पल पेपर्स तक सब कुछ मिलेंगे, जो कि नीट 2026 अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी को बेटर तरीके से समझना है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, अग्रीमा10। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज हाउ आई यूज्ड टू अटेम्प्ट माय मॉक टेस्ट। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। सबसे पहले कि आप किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यानी कि जैसे ही एग्जामिनर आपके सामने टेस्ट पेपर रखेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना शुरू करना है, क्योंकि आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरा, कितने राउंड में आप पेपर को सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एक ही राउंड में पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ 3 राउंड में, कुछ 2 राउंड में। तो मैं आगे शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करती थी। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपको ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को बहुत सारा टाइम दे रहे हैं और किसी सब्जेक्ट तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपनी सीक्वेंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि नॉर्मली मैं बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट किया करती थी। पर जब मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैक्सिमम टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे फिजिक्स में पहुंचने तक मेरा दिमाग बहुत सैचुरेट हो जाता है और मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने फिर चेंज किया थोड़ा तरीका, फिर मैंने फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करी। तो ये दोनों चीज़ों को मैं ऑल्टरनेट तरीके से किया करती थी, फिगर आउट करती थी धीरे धीरे करके कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। कभी कुछ वर्क करता था, कभी कुछ वर्क करता था। बट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल नीट के दिन पहले मैंने बायो अटेम्प्ट करी थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। शायद ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए यही तरीका वर्क भी करता है, बट आपके लिए जो परफेक्ट है आप उसको फॉलो करिए। दूसरा है कि मैं कितने राउंड्स में अपने पेपर को सॉल्व किया करती थी और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करती थी। तो मैं पेपर को 2 राउंड्स में करती थी सॉल्व। फर्स्ट राउंड में मैं बायो को देती थी अराउंड 30 to 35 मिनट्स, और केमिस्ट्री को अराउंड 40 मिनट्स, और फिजिक्स को अराउंड 60 मिनट्स। तो मेरे पास रिमेनिंग अराउंड 50 मिनट्स बच जाया करते थे। तो फिर मैं सेकेंड राउंड में बायो को अराउंड 10 मिनट्स देती थी, और फिर केमिस्ट्री को 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, और फिर फिजिक्स को जितनी भी रिमेनिंग टाइम है वो दिया करती थी। तो मतलब मैं मैक्सिमम टाइम अपना फिजिक्स को ही देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाकी 2 सब्जेक्ट्स मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि मेरी बायो मोस्टली 40 मिनट्स में तो हो जाया करती थी विथ OMR। दूसरा, मेरी केमिस्ट्री भी अराउंड 45 मिनट्स में सॉल्व हो जाया करती थी, या 50 मिनट्स में अराउंड सॉल्व हो जाया करती थी। तो बाकी का जितना भी टाइम मेरे पास बचता था वो मैं फिजिक्स को देती थी। तो फर्स्ट राउंड में पेपर सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि आपको पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करना मैंडेटरी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर को सीक्वेंस में तो सॉल्व कर रहे हैं, बट वो हर
सब्जेक्ट के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब जब आप पेपर दे के आते हैं तो ऐसे सोचते हैं, अरे यार लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे तो बहुत आसान थे, यहाँ तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक क्वेश्चन को अपने फर्स्ट राउंड में देख लेना चाहिए। जिस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है उसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स मिलने हैं और इजी क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स मिलने हैं। इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं एटलीस्ट उस मार्क्स को आप सिक्योर कर लीजिए, और जो लग रहा है कि जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है या सेकेंड राउंड में करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। और एक और चीज़ होती है कि ऐसा होता है ना कि हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें ऐसा लगता है कि यार ये वाला आता है टॉपिक, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करूंगा। तो होता क्या है, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग थोड़ा बहुत प्रोसेस कर रहा होता है उस क्वेश्चन को, तो जब मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे आती थी तो वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाया करता था। तो ये एक बेनिफिट मुझे मिलता था। एक और चीज़ जो आप फर्स्ट राउंड में पेपर सॉल्व करते वक्त कर सकते हैं, आप छोटे छोटे मार्किंग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर दिया उसमें छोटा सा टिक लगा दिया, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सर्कल लगा दिया, और जो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है उसमें मैंने स्टार लगा दिया। तो आप अपने तरीके से मार्किंग्स यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड में जब आप आएंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और अगर फिर भी मेरे पास टाइम बच गया तो मैं बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि मैं थर्ड राउंड में आती थी और जो मेरे स्टार लगे हुए क्वेश्चन है यानी कि जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है उनको मैं अटेम्प्ट किया करती थी। बायो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी आपको दो ऑप्शंस पे कंफ्यूजन हो ना, तो हमेशा अपनी एनसीईआरटी पर रिलाई करिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी से ज़्यादा रिलेट करता है, उसी को टिक लगाइएगा। जिस टॉपिक्स को आपने कभी टच नहीं किया है उनको ज़बरदस्ती मत अटेम्प्ट करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं कि अगर आपको 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसमें से आप 15 क्वेश्चंस में तुक्का लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। आप ब्लाइंड गेस कर सकते हैं 3-4 क्वेश्चंस में, बट नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचिए। आपके वहाँ बहुत नंबर कटते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप OMR फिलिंग करते वक्त मिस्टेक करने से बचिएगा। कोशिश करिएगा कि जब भी आप एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर लीजिएगा तो तुरंत OMR भर लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन पेपर के एक पेज को जब आपने सॉल्व कर लिया तो आप उसको OMR में तुरंत फिल कर लीजिएगा। इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लास्ट के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि जब लास्ट में एग्जामिनर आएंगे तब हम फिल करेंगे अपना OMR, पर उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए जितना आपने सॉल्व कर लिया एटलीस्ट उतना तो आप अपने OMR में फिल कर लीजिएगा, और बार बार क्रॉस चेक भी करते जाइएगा कि 157 का ही आप OMR भर रहे हैं या 10 का ही भर रहे हैं, 20 का ही भर रहे हैं, तो बार बार रीचेक करते हुए चलेगा। और एक और चीज़ है कि चाहे कुछ हो जाए, कोशिश करिए कि सिर्फ टाइम देखने के लिए आप अपना सर ऊपर करिएगा जो क्लॉक लगी हुई होती है, और जो आसपास के बच्चे हैं उनकी OMR में मत देखिएगा। अपने फुली ऑनेस्ट तरीके से पेपर दीजिएगा। चीटिंग करे हुए 600 नंबर भी अच्छे नहीं है, बिना चीटिंग के 300 नंबर भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आसपास वालों की OMR इसीलिए भी नहीं देखनी है क्योंकि उससे आपको पैनिक होगा। अगर उन्होंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा OMR बबल्स भर लिए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझे ही नहीं आ रहा है, बाकी सब ने तो कर लिया, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और हाँ, जितना हो सके अपने पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं फिर एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, उससे पैनिक क्रिएट होगा। दूसरा, आते हुए टॉपिक्स भी आप भूल जाएंगे। आप इतनी रैंडम चीज़ों में शफल कर रहे हैं ना, आपका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। तो बायो अटेम्प्ट करें तो पहले अच्छे से बायो अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर फिजिक्स में जाइए। और फिजिक्स में सबसे पहले कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है फॉर्मूला रिकॉल करिए, कहीं ना कहीं से डॉट्स कनेक्ट होंगे और वो फॉर्मूले से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हाई चांसेस है। और कोशिश करिएगा कि जितने टॉपिक्स आपको आते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनमें से क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आते हुए टॉपिक्स में गलती होने से बहुत रिग्रेट होता है। इस वाले पार्ट की एक लास्ट एडवाइस मैं आपको दूंगी कि चाहे कुछ हो जाए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिएगा, बीच में पेपर छोड़ के मत जाइएगा। जो 3 घंटे उनको यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में पेपर छोड़ दिया तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाएगा जो आपने उस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए दिया था। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ना ये आप मॉक टेस्ट सिर्फ अपने लिए दे रहे हैं, खुद की गलतियों को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, तब आप कभी अपना मॉक टेस्ट स्किप नहीं करेंगे। अगर आप दूसरों को प्रूव करने के लिए अपना मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ही आप अपना मॉक टेस्ट बीच में स्किप करेंगे। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, पर मॉक टेस्ट देने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपकी गलतियां आपको पता लग जाएं और आप जल्द से जल्द उनमें इंप्रूवमेंट कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज हाउ आई यूज टू एनालाइज माई मॉक टेस्ट। तो जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं टेस्ट तो दे रहा हूँ बट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो मे बी आपके एनालिसिस में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट 2 ड्रॉप ईयर्स में कोई एनालिसिस नहीं किया। जैसे टेस्ट लेते थे हमारे कोचिंग वाले, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट दे के आई, मार्क्स देखे, दूसरे के ज़्यादा आए तो कंपेयर करके दुखी हो गए, अच्छे आए तो खुश हो गए। उससे मैंने क्या सीखा उस टेस्ट देने से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सेलिब्रेट करना या दुखी हो जाना।
क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या चीज़ सुधारेंगे। तो अगर आप ये समझ जाएँगे ना, तो आप खुद से ही अगले टेस्ट से ही एनालाइज़ करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अभी तक कोई एनालिसिस नहीं किया है किसी भी प्रीवियस टेस्ट का, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट टेस्ट से आप एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए, एनालिसिस वाली नोटबुक बना लीजिए। अभी हेल्पफुल नहीं लगेगी, लास्ट मंथ में बहुत हेल्प होगी। लास्ट मंथ में ना पहुँचने तक आपको सारी मिस्टेक्स को कट करते हुए चलना है। विथ एवरी मॉक टेस्ट आपको अपनी एक-एक, दो-दो गलतियों को कम करते हुए चलना है, ताकि लास्ट मंथ में कोई पैनिक क्रिएट ना हो। कुछ लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, तो उनके पास सॉल्यूशन होती है मतलब आंसर की, तो वो टेस्ट देने के बाद अपने मैच कर सकते हैं आंसर्स। अपना सिर्फ आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए। अभी आप एनालाइज करने मत बैठिए, टेस्ट देने के तुरंत बाद मत बैठिएगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसे ही इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका होता है टेस्ट देने से, और एनालिसिस में आपको दोबारा से पूरा पेपर गो थ्रू करना होता है, तो तुरंत मत करिएगा। पहले अपने दिमाग को 2 घंटे का एटलीस्ट रेस्ट दे दीजिएगा। और जो लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं उनका भी रिजल्ट 2-3 आवर्स में आ जाता है, तो उसके बाद ही वो अपना टेस्ट पेपर एनालाइज करें। तब तक वो सो जाएँ, जो भी उनको अच्छा लगता है वो चीज़ करिए। तो अब आपने अपने मार्क्स देख लिए, तो अब उन मार्क्स का क्या करना है? उन मार्क्स से आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना कि आपने गलतियाँ क्या-क्या करी हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, आप उनको ही दोबारा से देख रहे हैं। जैसे आपने बायो वाला पूरा सेक्शन खोला, तो सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से आता था और जो मैंने सोचा था वही करेक्ट है। तो उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस पे कन्फ्यूज़न था और वो आपका ऑप्शन सही हो गया, तो उस वाले क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा से गो थ्रू करना है। एनसीईआरटी की वो वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस बार हो सकता है कि आपका लक अच्छा था, इसीलिए आपने वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, बट आपको फिर भी कन्फ्यूजन तो था ना, तो उस वाले टॉपिक को भी दोबारा से एक बार एनसीईआरटी से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे, ऐसा टॉपिक होगा जो आपने कभी ढंग से पढ़ा नहीं होगा, या कोई एनसीईआरटी की लाइन बहुत डेप्थ में पूछ ली, या कोई ऐसा डायग्राम है जो आपने आज से पहले नोटिस नहीं किया था और वो डायग्राम आ गया, तो उसको आपने अपने वीक टॉपिक के अंडर लिख लेना है अपनी मिस्टेक डायरी में। तो अगर आप नेक्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट देंगे या ऐसा टेस्ट दे रहे हैं जिसमें वो टॉपिक आ रहा है, तो वो टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना है, भले उससे क्वेश्चन आए ना आए, बट वो टॉपिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है नेक्स्ट टेस्ट तक। उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री में। आपको हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप 100% श्योर थे और वो आपका सही निकला, तो उसको आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप श्योर थे बट फिर भी गलत था, इसका मतलब है कि वो कंसेप्चुअल एरर है, यानी कि आपको लगता था कि वो आपको आता है बट वो आपको नहीं आता है। उस टॉपिक को भी आप अपने वीक टॉपिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो जो भी गलत लग रहा है उसको एनसीईआरटी से तुरंत देख लेना है, तुरंत पढ़ लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है अपने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप अपने मिस्टेक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कंसेप्चुअल एरर या सिली मिस्टेक एरर, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए हैं। तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप, या फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको गो थ्रू करिए। ये देखिए कि आपने पूरा क्वेश्चन सही पढ़ा था, सही तरीके से अटेम्प्ट किया, सही फॉर्मूला यूज़ किया, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो ये आपकी सिली मिस्टेक होगी। देखिए कि आप कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हैं, ऐड गलत कर दिया आपने, जल्दीबाजी की वजह से किया, पैनिक किया, या क्या हुआ था, वो रूट कॉज को आप आइडेंटिफाई करिए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी मिस्टेक ना करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आया, आपको समझ में आ गया कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था, बट आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं आया। इसका मतलब है कि आपके रिवीजन में, आपके मेमोराइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। तो एक बार उस फॉर्मूला को लिख करके याद कर लीजिए, तो वो नेक्स्ट टाइम हाई चांसेस है कि आप उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, आपको पता ही नहीं कि वो कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। हो सकता है कि वो कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपसे गलती से स्किप हो गया हो, या आपके कोचिंग में नहीं पढ़ाया हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 3-4 अलग-अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्या पता आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिले। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसमें आपने गेस वर्क किया था, यानी कि तुक्का मारा था, तो उस वाले क्वेश्चन को ज़रूर से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका सही नहीं है, वो आपका लक काम कर गया है। उस क्वेश्चन को भी आप दोबारा से सॉल्व करिएगा। तो इस टेस्ट के बाद आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई कि आपकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ हुई, कहाँ-कहाँ आपको वर्क करना है, और नेक्स्ट टेस्ट में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, या आप अपना सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, कितने राउंड में पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, आपने किस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया था, कितना टाइम नहीं देना चाहिए, ये भी आपको अपने टेस्ट एनालाइज करते वक्त नोट डाउन करना है। एक और चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन को ईगो में लेकर के कभी भी मत सॉल्व करना। मैंने पहले भी बताया था कि चाहे ईजी क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपको सेम मार्क्स मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप ईजी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके टाइम सेव कर लीजिए,
और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, रेदर देन कि आप एक क्वेश्चन पे ही अटके हुए हैं, अपने 5 मिनट 10 मिनट आपने लगा दिए और जो ईजी क्वेश्चन थे, ईजी स्कोरिंग टॉपिक्स थे, उनको आपने मिस कर दिया है। आज से 3 महीने बाद आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा जो चीज़ आप आज कर रहे हैं उसका। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, ये मैंने कुछ चीज़ें पर्सनली यूज़ करी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद यूज़ करती तो मुझे और बेनिफिट मिलता। और अगर कोई भी टॉपिक मुझसे मिस हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज़। बाय।